लास्ट टाइम हम रीजनिंग क्वेश्चंस देख रहे थे, उसमें हमने कंपेयर किया था फिनोल और साथ में नाइट्रोफिनोल, या फिर हम बोले ऑर्थो एंड पैरानाइट्रोफिनोल की एसिडिक स्ट्रेंथ। इस केस में हमारे पास 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होते हैं, इसमें हमारे पास 6 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स आ जाते हैं। और हमें ये बात अच्छे से पता है कि जब ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होते हैं उसका मतलब वो ज्यादा स्टेबल होता है, और मोर स्टेबल, तो इस वजह से क्या होगा, वो मोर एसिडिक। इसी कंसेप्ट पे बेस्ड आज हमें क्वेश्चंस करने हैं। क्वेश्चन इज कंपेयर द acidic strength of पैरानाइट्रोफिनोल साथ में ऑर्थोनाइट्रोफिनोल देन मेटानाइट्रोफिनोल। हमें इन तीनों की एसिडिक स्ट्रेंथ को कंपेयर करना है। एसिडिक स्ट्रेंथ आप लोगों को अच्छे से पता है, जो हमारा एसिडिक करेक्टर होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्टेबिलिटी से। अगर हमें इन तीनों की स्टेबिलिटी का पता हो तो हम एसिडिक स्ट्रेंथ को भी इजीली कंपेयर कर सकते हैं। सबसे पहले हम इनके स्ट्रक्चर्स बनाएंगे। पैरानाइट्रोफिनोल बनाते हैं, यहाँ ऊपर ही बना लेते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे पैरा पोजिशन, ये फिनोल रहा हमारा, ये ऑर्थो पोजिशन, ये मेटा पोजिशन एंड दिस इज पैरा पोजिशन। तो पैरानाइट्रोफिनोल बना रहे हैं, ये रहा हमारा पैरानाइट्रोफिनोल। देन ऑर्थोनाइट्रोफिनोल है, ये रहा हमारा ऑर्थोनाइट्रोफिनोल। इसके बाद है हमारे पास मेटानाइट्रोफिनोल, मेटानाइट्रोफिनोल भी बना लेते हैं। ये रही हमारी मेटा पोजिशन, तो यहाँ पर ये रहा। अब हमें इनकी एसिडिक स्ट्रेंथ को कंपेयर करना है। हमने जब नाइट्रोफिनोल का जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाए थे उसमें हमने और पैरानाइट्रोफिनोल में देखा भी था, बनाया भी था खुद, कि NO2 में भी रेजोनेंस होता है। NO2 में रेजोनेंस क्यों पाता है? क्योंकि फिनोल के केस में जो हमारे लोन पेयर होते हैं वो ऑर्थो और पैरा पोजिशन पर होते हैं, तो डीलोकलाइजेशन होगा तो NO2 के अंदर भी हो जाता है। यहाँ पर भी ऑर्थो पोजिशन है, ऑर्थो पोजिशन पर इलेक्ट्रॉन्स आते हैं तो डीलोकलाइजेशन हो जाता है इसके अंदर। तो इन दोनों के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स 6 बनेंगे। हमारे पास रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स कितने बनेंगे? 6 बनेंगे। लेकिन यहाँ पर बात करें, मेटानाइट्रोफिनोल की बात करें, तो मेटानाइट्रोफिनोल के केस में जो हमारे लोन पेयर्स हैं वो मेटा पोजिशन पर नहीं आते। लोन पेयर्स मेटा पोजिशन पर नहीं आएंगे तो इसका मतलब क्या है कि NO2 में कोई डीलोकलाइजेशन नहीं होगा। डीलोकलाइजेशन नहीं होगा तो जो इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनेंगे वो सिंपली 5 बनेंगे, जैसे नॉर्मल फिनोल में बनते हैं, राइट। अब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स के बेस पे बात करें तो जिसके ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं वो ज्यादा स्टेबल होता है, और जिसके कम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होते हैं वो कम स्टेबल होगा। तो इसके 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स है, तो इतना तो हमें पता चल गया कि ये सबसे लीस्ट स्टेबल है, और लीस्ट स्टेबल है तो लीस्ट एसिडिक भी होगा। क्लियर? अब इन दोनों की बात करते हैं। अब इसके भी 6 है, इसके भी 6 है। अब हमें कैसे पता चलेगा कौन सा ज्यादा स्टेबल है? कंपेयर करना है तो मतलब एक ज्यादा होगा एक कम होगा। तो इसमें देखो, यहाँ पर एसिडिक कैरेक्टर का मतलब आप लोगों को पता है, एबिलिटी टू गिव H पॉजिटिव, एबिलिटी टू गिव H पॉजिटिव। यहाँ पर अगर मैं यहाँ पर ऑर्थोनाइट्रोफिनोल की बात करूं तो कुछ इस तरह हम इसे बना सकते हैं आराम से। राइट, इसको हम इस तरह बना लेंगे। अब देखो, ऑर्थो पोजिशन OH के पास होने की वजह से
यहाँ पर क्या होगा, इस हाइड्रोजन के बीच में और ऑक्सीजन के बीच में हो जाएगी हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्या हो जाएगी यहाँ पर, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और इस हाइड्रोजन बॉन्डिंग का आपको लोगों को पता ही है कि स्ट्रॉन्ग होती है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गई, बॉन्ड बन गया है, तो ये इस H को इजीली लूज नहीं करेगा। हाइड्रोजन को ये इजीली लूज नहीं करेगा। इजीली लूज नहीं करेगा तो इसका एसिडिक स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। एसिडिक स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। मतलब ये थोड़ा लेस स्टेबल है और इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ भी क्या होगी, लेस होगी। अब पैरा में क्या होता है, डिस्टेंस इन दोनों के बीच में ज्यादा है, तो कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होगी। हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होगी तो ये इजीली अपना H पॉजिटिव लूज कर सकता है। इजीली H पॉजिटिव लूज करेगा तो इट विल बी गुड बेस, सॉरी गुड एसिड, सबसे ज्यादा स्टेबल भी होगा। इट विल बी मोर स्टेबल और हम बोल सकते हैं मोर एसिडिक। क्लियर है? तो इस तरह हम कंपेयर कर सकते हैं ऑर्थो, मेटा, पैरा नाइट्रोफिनोल्स की एसिडिक स्ट्रेंथ। अब एसिडिक स्ट्रेंथ ही कंपेयर करनी है हमें किसकी, कार्बोक्सिलिक एसिड की एंड फिनोल की। नाउ वी विल कंपेयर द एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ, compare the acidic strength of carboxylic acid and phenol. Carboxylic acid and phenol, right? तो कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मूला हमें पता ही है क्या होता है, RCOH। ये रहा हमारा कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड। और फिनॉल भी पता ही हमें ये होता है। ठीक, अब पहले कार्बोक्सिलिक एसिड का देखते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड में क्या होगा, अगर हम कार्बोक्सिलिक एसिड को खोल के बनाएं तो इट विल बी लाइक दिस, RCOOH। क्लियर? अब ऑक्सीजन के पास दो लोन पेयर्स होंगे तो क्या होता है, एसिड है, एसिड क्या करता है, इलेक्ट्रॉन्स को लूज करता है। तो यहाँ से H पॉजिटिव चला जाएगा, अपना इलेक्ट्रॉन छोड़ के जाएगा, तो इट विल बिकम लाइक दिस, RCOO नेगेटिव। अब नेगेटिव चार्ज आ गया है, डबल बॉन्ड है पास में, तो हियर इट विल बी, देयर विल बी कॉन्जुगेशन। तो यहाँ ये आएगा और ये यहाँ चला जाएगा। यहाँ पर बन गया RC, ये नेगेटिव आ जाएगा, यहाँ पर डबल बॉन्ड आ जाएगा। ठीक, तो ये इधर आएगा, ये इधर आएगा, वही प्रोसेस चल जाएगी। पर सिंपली सी बात कहने की क्या है, यहाँ पर डीलोकलाइजेशन हो जाता है। क्या हो जाता है यहाँ पर, डीलोकलाइजेशन। साथ में यहाँ पर H पॉजिटिव हमारा रिलीज हो चुका है। या फिर हम इसको कंबाइनली ऐसे भी बना सकते हैं, डबल बॉन्ड दोनों ऑक्सीजन पर है तो डॉटेड से दिखा लेते हैं कि आधी इसकी भाई आधी इसकी, और नेगेटिव चार्ज दोनों पे इस केस में यहाँ पर है, इस केस में यहाँ पर, दोनों का नेगेटिव चार्ज। ये तो बात हो गई कार्बोक्सिलिक एसिड के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स की। अब फिनोल का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स भी एक बार देख लेते हैं। फिनोल का क्या, फिनोक्साइड आयन का देखेंगे। यहाँ पर भी तो हमने H पॉजिटिव रिलीज करके बनाया है, तो देखते हैं फिनोक्साइड आयन का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। बनाया भी था हमने कॉपी में पहले भी। तो क्या होगा, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज इधर आएगा, बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगी एट द कॉर्नर, बॉन्ड विल बी शिफ्टेड एट द कॉर्नर। नेक्स्ट केस में क्या होगा, बॉन्ड चली जाएगी और इलेक्ट्रॉन्स बॉन्ड बना लेंगे। यहाँ डबल बॉन्ड आ गया, यहाँ इलेक्ट्रॉन्स आ गए। क्लियर? सेम फिर नेक्स्ट स्टेप में भी ऐसे, बॉन्ड जाएगी तो इलेक्ट्रॉन्स, और इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे तो बॉन्ड आती है। ये चीज हम अच्छे से पहले ही देख चुके हैं।
सेम यहाँ पर भी ऐसे ही होगा, लास्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन जाएगा ये हमारा, बस बॉन्ड की डीलोकलाइजेशन हो जाएगी यहाँ पर। ठीक, तो यहाँ पर देखो क्या होगा, कैसे कंपेयर करना है। ये रहा हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो हमारा नेगेटिव चार्ज है इन केस ऑफ फिनॉक्साइड आयन, नेगेटिव चार्ज ये यहाँ पर भी कार्बन है, यहाँ पर है, यहाँ पर भी कार्बन है, यहाँ पर है, यहाँ पर भी कार्बन है, यहाँ पर है। बस एक जो मेन स्ट्रक्चर है उसमें ऑक्सीजन पर आता है। लेकिन if we talk about कार्बोक्सिलिक एसिड, उसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में देखो, जो हमारा नेगेटिव चार्ज है वो यहाँ पर आ रहा है या फिर इस वाले ऑक्सीजन पर आ रहा है। तो ऑक्सीजन आप लोगों को अच्छे से पता है क्या होती है, मोस्ट इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एलिमेंट। ऑक्सीजन क्या होती है, सबसे ज्यादा, मतलब मोस्ट नहीं, सेकेंड मोस्ट इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एलिमेंट। हाँ, उसका क्या काम है, इलेक्ट्रॉन्स को खींचने का, तो उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन को खींचने का काम करती है। तो इस प्रॉपर्टी की वजह से जो नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन पर आ रहा है वो ज्यादा स्टेबल है एज कंपेयर टू द चार्ज ऑन द कार्बन। जो नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन पर आ रहा है वो ज्यादा स्टेबल है एज कंपेयर टू द चार्ज ऑन द कार्बन एटम। तो ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज होने की वजह से ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ज्यादा स्टेबल होते हैं, इसलिए जो हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड है वो ज्यादा एसिडिक होगा एज कंपेयर टू फिनोल। इसे हम लिखेंगे यहाँ पर, हम लिख सकते हैं इन कार्बोक्सिलेट आयन, इन कार्बोक्सिलेट आयन in carboxylate ion, negative charge is present on, negative charge is present on more electronegative, on more electronegative oxygen atom, on more electronegative oxygen atom. So it is more stable by resonance. So it is more stable by resonance as compared to stable है तो and more acidic किससे, देन फिनोल। यहाँ पर वही बात है कि जो जिसका काम होता है वो उसी को सूट करता है। जैसे मैं आप लोगों को पढ़ाने के लिए बोल दूँ तो नहीं पढ़ा पाओगे, वही बात यहाँ पर है। ऑक्सीजन क्या है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एटम, उसका काम ही इलेक्ट्रॉन खींचने का, उसका काम ही नेगेटिव चार्ज को अपने पास रखने का है। तो जो नेगेटिव चार्ज है वो ऑक्सीजन पर ज्यादा स्टेबल होगा एज कंपेयर टू कार्बन, क्योंकि ऑक्सीजन का काम यही है कि वो अपने ऊपर नेगेटिव चार्ज को हैंडल कर सकता है, तो वो चार्ज वहां पर ज्यादा स्टेबल होगा। नाउ वी विल टॉक अबाउट द इंडक्टिव इफेक्ट। +1 में पढ़ के आते हैं कि व्हाट इज इंडक्टिव इफेक्ट, व्हाट इज इंडक्टिव इफेक्ट, और साथ में हमें इसके टाइप भी एक्सप्लेन करने हैं। एक्सप्लेन टाइप ऑफ। अब देखो इसमें क्या होगा, पहले तो बात देखते हैं कि इंडक्टिव इफेक्ट होता क्या है। जैसे हम एग्जांपल लेते, कोई भी हमारी कार्बन चेन है, उस पर एक मान लो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप लगाया, चलो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप छोड़ो, फ्लोरीन लगा, क्या लगाया है, फ्लोरीन लगा है। फ्लोरीन का क्या काम होता है, फ्लोरीन को इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है तो उसका दूसरों के इलेक्ट्रॉन खींचने का काम होता है। तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स खींचेगा। जो कार्बन है उस पर ज्यादा इफेक्ट,
उससे दूर वाले में थोड़ा कम, उस पर कम। पर इसका काम तो क्या है, इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने का, ड्यू टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव प्रॉपर्टी, राइट। तो इसकी वजह से ये इलेक्ट्रॉन्स अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, तो पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ गया। और ये अपने ऊपर जो हमारा ये ग्रुप है, ये इलेक्ट्रॉन्स पार्शियली दे रहा है, तो इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। ये सभी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स की बात। तो यहाँ पर देखो क्या हो रहा है, यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट हो रही है, किसकी, इलेक्ट्रॉन्स की हो रही है। माना कि इलेक्ट्रॉन पूरी तरह से फ्लोरीन के पास नहीं जा रहे हैं, पर डिस्प्लेसमेंट तो होगी, क्योंकि फ्लोरीन की प्रॉपर्टी है कि वो किसी की भी इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच सकता है। तो इसमें क्या होगा कि जो फ्लोरीन है वो इनके कौन से इलेक्ट्रॉन्स, सिंगल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स, सिंगल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स मींस सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स, कौन से इलेक्ट्रॉन्स, सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच रहा है। मतलब इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है, देयर इज डिस्प्लेसमेंट ऑफ कौन से इलेक्ट्रॉन्स, सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स। और जो इफेक्ट होता है इसे हम क्या बोल देते हैं, इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है, जस्ट डिस्प्लेसमेंट ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन। सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स क्यों कहा हमने, सिग्मा बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड मीन्स सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड मीन्स जो इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो इन्हीं की तो मूवमेंट होगी फ्लोरीन की तरफ, तो इसलिए हमने वर्ड यहाँ पर यूज किया सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स। इसी तरह अगर हम दूसरे केस की बात करें, हमारे पास है मान लो कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लाइक दिस CH3, कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, करवा देते हैं डोनेट, दे रहा है ये खींचने का काम था, इसका इलेक्ट्रॉन देने का काम। इलेक्ट्रॉन देगा किसी को तो क्या आएगा इसके ऊपर चार्ज, पार्शियल पॉजिटिव। सिर्फ अपने अट्रैक्ट भेज, मतलब ये इसके इलेक्ट्रॉन ले रहे हैं, अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं, पूरी तरह से नहीं ले रहे, इसलिए पार्शियल चार्ज आता है, और इसमें पार्शियल नेगेटिव चार्ज आता है। इसमें इस केस में भी क्या हुई, इलेक्ट्रॉन्स की डिस्प्लेसमेंट होगी, कौन से इलेक्ट्रॉन्स की, सिग्मा बॉन्ड में इन्वॉल्व सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स की। तो इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है हमारा, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ, अगर हम इंडक्टिव इफेक्ट की बात करें, इंडक्टिव इफेक्ट इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ sigma electrons along carbon chain when an electron donating group, when, ये कब हुआ डिस्प्लेसमेंट, जब कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग और कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप इस पर जुड़ा हुआ था। when an electron donating group or electron withdrawing group is present at the end of carbon chain, is present at the end of carbon chain, इसलिए it is called inductive इफेक्ट। अब हम इसके टाइप्स की बात करते हैं। इसके टाइप्स है, प्लस आई इफेक्ट है, एक है माइनस आई इफेक्ट। कौन सा प्लस आई इफेक्ट है, कौन सा माइनस आई इफेक्ट है, उसकी बात करते हैं। अब देखो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन खींचने का काम करेगा, तो इट रिक्वायर पार्शियल नेगेटिव चार्ज। उस पार्श कौन सा चार्ज आ रहा है ग्रुप पर, नेगेटिव चार्ज, तो हियर इट इज माइनस आई इफेक्ट। यहाँ पर बात करें इसी तरह, ग्रुप पर कौन सा चार्ज आ रहा है, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, तो इट इज प्लस आई इफेक्ट। मतलब प्लस आई इफेक्ट होगा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप की वजह से, और माइनस आई इफेक्ट होगा किसकी वजह से, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की वजह से। अब हमें ये देखना है कि जो हमारी एसिडिक स्ट्रेंथ होगी, जो हमारी एसिडिक स्ट्रेंथ होगी
वो इंडक्टिव इफेक्ट की वजह से कैसे इफेक्ट होती है, इंडक्टिव इफेक्ट का उस पर क्या रोल रहेगा, हमें अब देख। क्वेश्चन इज नेक्स्ट आवर, compare the acidic strength of compare the acidic strength of किसकी एसिटिक एसिड एंड क्लोरोएसिडिक एसिड, एसिटिक एसिड एंड क्लोरो एसिटिक एसिड। अब पहले तो हमें इनका फॉर्मूला ही पता होना चाहिए। अगर आप लोगों को आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर नहीं आता तो आप लोग इनका फॉर्मूला नहीं लिख पाएंगे, तो बेटर है साथ साथ अपना नोमेनक्लेचर भी प्रैक्टिस करते रहना। अब बात कर रहे हैं हम किसकी, एसिटिक एसिड। एसिड का मतलब होता है 2 कार्बन से, एसिड का मतलब होता है 2 कार्बन से। तो फॉर्मूला इज CH3COOH। ये रहा हमारा एसिटिक एसिड। अब क्लोरो एसिटिक एसिड है, एसिड का मतलब वही 2 कार्बन से, लेकिन क्लोरो जुड़ा हुआ है, तो इट इज द फॉर्मूला। इसका डायरेक्ट क्या करते हैं हम, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ही बना देते हैं। यहाँ पर भी ये O चला जाएगा, डीलोकलाइजेशन की वजह से डबल बॉन्ड दोनों पे आएगी, तो हमने डॉटेड करके डबल बॉन्ड को दिखा दिया है दोनों ऑक्सीजन पर, क्योंकि बारी बारी दोनों ऑक्सीजन पर हमारी डबल बॉन्ड आती है। अब देखो दोनों ही केसेस में ऑक्सीजन पर ही है नेगेटिव चार्ज, इसमें भी दोनों ही केसेस में क्या है, नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन पर ही है। तो ऑक्सीजन के बेस पर तो कुछ कह नहीं सकते। अब डिफरेंस क्या आएगा, यहाँ पर लगा है क्लोरीन, मींस इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप। अब वही बात हो गई यहाँ पर जो हमने समझा था कि भाई एक बेटी है, ये इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप क्या करेगा, अपने ऊपर नेगेटिव चार्ज ले लेगा माइनस आई इफेक्ट से, नेगेटिव चार्ज लेगा मीन्स इस पर पॉजिटिव दे रहा है। मतलब ये वही बात है कि एक बेटी का खर्चा कोई और भी उठा पा रहा है, तो वहां पर स्टेबिलिटी क्या होती है हमारी, इंक्रीज हो जाती है। क्यों इंक्रीज हुए, ड्यू टू dispersion of नेगेटिव चार्ज। तो एसिडिक कैरेक्टर में क्या होगा, हमारा इंक्रीज हो जाएगा। यहाँ पर क्या है, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर है हमारा प्लस आई, नेगेटिव है, इलेक्ट्रॉन देगा, नेगेटिव चार्ज को और बढ़ाएगा, पहले एक बेटी थी अब 2 हो जाएंगी, तो स्टेबिलिटी क्या होगी इस केस में, डिक्रीज होगी। क्यों डिक्रीज हो रही है, इस केस में हमारा जो नेगेटिव चार्ज है वो इंटेंसिफाई हो रहा है, मतलब नेगेटिविटी बढ़ती जा रही है, ऐसे भी समझ सकते हैं हम। नेगेटिविटी बढ़ेगी तो स्टेबिलिटी ऑटोमेटिकली क्या होती है, डिक्रीज होती है हमारी। तो एसिडिक कैरेक्टर क्या हुआ यहाँ पर, एसिडिक कैरेक्टर हो जाएगा इंक्रीज। तो ये तो बात हो गई एसिटिक एसिड की एंड क्लोरो एसिटिक एसिड की। इसी तरह हम एसिडिक स्ट्रेंथ कंपेयर कर सकते हैं क्लोरो एसिटिक एसिड की एंड फ्लोरो एसिटिक एसिड की। फ्लोरो एसिटिक एसिड लिखा ही हुआ है, फ्लोरो आ जाएगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा, फ्लोरो एसिटिक एसिड। तो बना लेते हैं फ्लोरो एसिटिक एसिड, ये रहा हमारा फ्लोरो एसिटिक एसिड। अब देखो ये भी इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है, ये भी इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है, दोनों ही क्या है हमारे इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप। इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है तो दोनों ही इलेक्ट्रॉन खींचेंगे, और ये माइनस आई इफेक्ट शो कर रहा है, तो ये भी क्या शो करेगा, माइनस आई इफेक्ट ही शो करेगा। अब हम किस बेस पर डिफरेंशिएट करें कि भाई कौन सा ज्यादा एसिडिक है, कौन सा कम एसिडिक है। तो इस केस में क्या होगा,
आप लोगों को अच्छे से पता है कि जो हमारा फ्लोरीन होता है वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होगा तो उसके अंदर ज़्यादा ताकत होती है किसी और का इलेक्ट्रॉन खींचने। फ्लोरीन इज मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। तो दूसरों के इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा ताकत से खींचेगा, ज़्यादा ताकत से खींचेगा। इसकी वजह से क्या होगा? इसकी वजह से क्या होगा? इसकी वजह से ज़्यादा माइनस का इफेक्ट शो करेगा। तो यहाँ पर इस केस में हमारी यहाँ पर लिख देते हैं, यहाँ पर मोर माइनस आई इफेक्ट है। उसकी वजह से क्या होगा? जो हमारा नेगेटिव चार्ज है वो जल्दी से जाएगा। नेगेटिव चार्ज डिस्पर्स मोर। नेगेटिव चार्ज क्या आएगा? जल्दी से चला जाएगा। एंड स्टेबिलिटी क्या होगी? इंक्रीज हो जाएगी। और स्टेबिलिटी इंक्रीज होने की वजह से एसिडिक कैरेक्टर भी क्या होगा? हमारा इंक्रीज हो जाएगा। क्लियर है ये? अब बात हम इसी तरह क्लोरो एसिटिक एसिड की करते हैं। क्लोरो एसिटिक एसिड के केस में क्या होगा? यहाँ पर भी माइनस आई इफेक्ट ही है, बट यहाँ पर जो हमारा माइनस आई इफेक्ट है वो वीक है एज कंपेयर टू हेयर। माइनस आई इफेक्ट वीक होने की वजह से जो नेगेटिव चार्ज होगा वो लेस डिस्पर्स करेगा। नेगेटिव चार्ज क्या होगा? हमारा लेस डिस्पर्स होगा। लेस डिस्पर्स होगा तो स्टेबिलिटी क्या होगी? डिक्रीज होगी। और स्टेबिलिटी डिक्रीज होगी तो एसिडिक कैरेक्टर भी क्या होगा? हमारा डिक्रीज ही होगा। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से हमारा एसिडिक स्ट्रेंथ का ही है। अब एसिडिक स्ट्रेंथ है हमारी फ्लोरो एसिटिक एसिड की, एंड साथ में है ट्राई फ्लोरो एसिटिक एसिड। ट्राई फ्लोरो एसिटिक एसिड। मैं आप लोगों को स्ट्रक्चर्स बता देती हूँ। इसकी एसिडिक स्टेबिलिटी आप लोग कंपेयर करोगे एंड आई विल आस्क टुमारो व्हिच कंपाउंड विल बी मोर एसिडिक और लेस एसिडिक। एक है हमारा फ्लोरो एसिटिक एसिड। एसिड का मतलब 2 कार्बन से। ये रहा हमारा फ्लोरो एसिटिक एसिड। नेक्स्ट इज ट्राई फ्लोरो एसिटिक एसिड। नेक्स्ट इज ट्राई फ्लोरो। 3 फ्लोरीन है। एसिडिक एसिड। ये रहा हमारा ट्राई फ्लोरो एसिटिक एसिड। हमें इन दोनों की स्ट्रेंथ कंपेयर करनी है। कल ये क्वेश्चन आप खुद से करोगे। अब हमने जो पढ़ा है ये हम इसे समराइज कर लेते हैं। अब हम इसको समराइज कर लेते हैं एक बार। इतने सारे क्वेश्चंस किए हैं, इसको एक साथ लिख लेते हैं। इसे नोट बना के लिख लो। इसे हम नोट बना के लिख लेंगे। अगर हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है और उस पर साथ में जुड़ा हुआ है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, क्या लगा है? कोई भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करेगा, खुद पर प्लस चार्ज दिखाएगा और उस पर नेगेटिव, मतलब नेगेटिविटी को वो बढ़ाएगा। नेगेटिव चार्ज क्या होगा इस केस में? इंटेंसिफाई हो जाएगा। नेगेटिव चार्ज क्या होगा? इंटेंसिफाई हो जाएगा, नेगेटिविटी बढ़ जाएगी। और नेगेटिविटी बढ़ते ही स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी? हमारी डिक्रीज हो जाएगी। और स्टेबिलिटी डिक्रीज होते ही एसिडिक कैरेक्टर भी क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। एसिडिक कैरेक्टर क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। और
एक वर्ड और यूज करेंगे हम, एक होता है pKa। क्या होती है वैल्यू? pKa, राइट। तो जो हमारा pKa होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है एसिडिक कैरेक्टर से। ये pH से आया है pKa, मीन्स हमें लोगरिथम से Ka की वैल्यू निकाली, मतलब एसिडिक एसिड कांस्टेंट है K और इसका लोगरिथम लिया हुआ है हमने यहाँ पे। तो एसिडिक कैरेक्टर डिक्रीज होगा तो pKa क्या होगी इसकी? मोर होगी। pKa क्या होगी? ज्यादा होगी इस रिलेशनशिप, राइट। नेक्स्ट नोट है हमारा, इसी में नेक्स्ट पॉइंट है, अगर यहाँ पर हमारा क्या लगा हो, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप की बजाय क्या लगा हो, इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप, तो वो अपने ऊपर क्या ले लेगा? नेगेटिव चार्ज ले लेते हैं, माइनस आई इफेक्ट से नेगेटिव चार्ज लेगा, मीन्स इसके नेगेटिव चार्ज को थोड़ा बैलेंस कर रहा है, कम कर रहा है। तो उसकी वजह से क्या होगा, जो हमारा नेगेटिव चार्ज है वो डिस्पर्स हो जाएगा, बट जाएगा, मतलब चला जाएगा। नेगेटिव चार्ज क्या होगा? डिस्पर्स होगा, बट जाएगा, चला जाएगा, कैसे भी समझ सकते हैं इसे। तो इसकी वजह से क्या होगी, हमारी स्टेबिलिटी इंक्रीज होगी। स्टेबिलिटी इंक्रीज होते ही एसिडिक कैरेक्टर भी क्या होगा? इंक्रीज होगा, और जो हमारी pKa वैल्यू है इट विल बिकम लेस। तो जो आज के लेक्चर में हमने पढ़ा, हमने नोट की फॉर्म में उसे समराइज कर लिया है कि अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप या फिर इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप हमारे कार्बोक्सिलिक एसिड पर लगा होगा तो उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ पर क्या इफेक्ट होने वाला है। क्लियर है? हेलो, हेलो। इसी पर बेस्ड एक दो एग्जांपल और देख लेते हैं। अब हम बात करते हैं एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ बेंजोइक एसिड एंड एसिटिक एसिड। यहाँ पर भी हमें एसिडिक स्ट्रेंथ कंपेयर करनी है, किस किस की? बेंजोइक एसिड की एंड साथ में एसिटिक एसिड की। बेंजोइक एसिड का फॉर्मूला, अगर फॉर्मूला नहीं होता आता होगा तो हम बेंजोइक एसिड की स्ट्रेंथ कंपेयर भी नहीं कर पाएंगे। तो हमने बेंज मतलब बेंजीन और ओइक एसिड का मतलब COOH, राइट। या फिर मैं इसको अगर ऐसे बना लूं, दिस इज आवर बेंजोइक एसिड। यहाँ पर है हमारा एसिटिक एसिड। ये रहा हमारा एसिटिक एसिड। अब देखो यहाँ पर क्या होगा, अगर हम इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाएं, अब यहाँ पर डीलोकलाइजेशन हो सकता है नहीं हो सकता? ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा और उसकी वजह से यहाँ पर डीलोकलाइजेशन हो जाता है। डीलोकलाइजेशन की वजह से H पॉजिटिव जाएगा,
डीलोकलाइजेशन होगा बचे हुए स्ट्रक्चर्स में, बचा हुआ स्ट्रक्चर क्या है, ज्यादा स्टेबल, तो H पॉजिटिव यहाँ पर इजीली चला जाएगा, तो इसलिए ये होता है मोर एसिडिक। दूसरा यहाँ पर हम क्या कंसेप्ट लगा सकते हैं, यहाँ पर देखो जो हमारी कार्बन है इसके पास 3 सिग्मा बॉन्ड है, 3 सिग्मा बॉन्ड मींस इसकी हाइब्रिडाइजेशन इज sp2, हाइब्रिडाइजेशन क्या है sp2। तो यहाँ पर अगर हम बात करें ये न्यूक्लियस s ऑर्बिटल या s शेल p देन d देन f, s सब शेल है पहले हमारी, देन है p देन है d एंड देन f। तो यहाँ पर देखो क्या हो रहा है, s p d f आने की वजह से s हमारे न्यूक्लियस के सबसे पास है, देन उसके बाद p। तो अगर हम s की बात करें, s इलेक्ट्रॉन्स को ज्यादा टाइटली हेल्ड कर सकता है, तो s की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी क्या होगी, ज्यादा होगी एज कंपेयर टू p। तो हमारे पास हाइब्रिडाइजेशंस होती है sp sp2 sp3। तो अगर इनमें s की हम परसेंटेज निकालें कि किसमें कितना s है कितना p है, तो हमें उसके इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का तो ऑर्डर पता ही है। तो देखो इसमें अगर हम s सेक्टर की बात करें कि s की परसेंटेज कितनी है, 100% होता है, 100% सिर्फ दो में बटा हुआ है इन केस ऑफ sp, तो 50 इसका 50 इसका, तो यहाँ पर 50% ऐसे। इन केस ऑफ sp2 अब वो 100 3 में बट गया है, एक s p के दो, तो s के हिस्से में आएगा 33.33%। sp3 की बात करें, यहाँ पर 4 हिस्से हो गए हैं, एक उसमें हिस्सा s का है और 3 हिस्से हैं p के हमारे, तो s के हिस्से में जो आएगा वो आएगा हमारा 25%। तो इसका मतलब इसके अंदर s 50% है, इसके अंदर 33.33% और इसके अंदर 25%। तो जिसमें s फैक्टर ज्यादा होगा उसमें क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स को ज्यादा टाइटली हेल्ड करने की ज्यादा ताकत होगी, या फिर अगर हम सिंपली बोलेंगे इसमें s फैक्टर ज्यादा होगा उसके अंदर इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी